ठीक है, क्या होता है कोलाइडी विलयन? तो कोलाइडी विलयन एक विषमांग तंत्र है, हेटेरोजीनियस सिस्टम है, मतलब जो सोल्यूट पार्टिकल्स होता है वो सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। तो कोलाइडी विलयन दो प्रावस्थाओं से मिलकर बनी होती है, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। जैसे हम विलयन में पढ़ रहे थे, विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलय और विलाय। सेम यहाँ पे भी कोलाइडी विलयन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। वहां पे जो विलय था वो यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाएगा, और जो उसमें विलायक था वो यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम कहलाएगा। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, तो तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो? कोलाइडी विलयन एक विषमांग तंत्र है, कोलाइडी विलयन एक विषमांग तंत्र है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परिक्षेपण माध्यम में वितरित होते हैं। Colloidal solution is a heterogeneous system in which the particles of dispersed phase uniformly, या uniformly नहीं बोलोगे, dispersed in dispersion medium या distributed in dispersion medium। अब आते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था जो विलय के कणों की प्रावस्था होती है उसको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, dispersion medium। The phases of solute particles is called dispersed phase, dispersed phase। समझ में आ गया? और जिसमें ये डिस्पर्स फेज घुला हुआ रहता है, चाहे तो सॉल्यूशन में घुला होगा, सॉलिड में, लिक्विड में, डिपेंड करता है वो, उसको बोलते हैं डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। अब आते हैं क्या कोलाइडी तंत्र के क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये विषमांग तंत्र है। पहले बताया था विषमांग तंत्र हेटेरोजीनियस सिस्टम है, दो प्रावस्थाएं होती है, टू फेजेस होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्जन मीडियम। अब जो कोलाइडी कण होते हैं ना, इनका भी आकार छोटा ही होता है, ठीक है। इनको भी माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, विलयन के जो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, क्योंकि 1 नैनोमीटर का साइज कम होता है। इनका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है, 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब आते हैं ये कण फिल्टर पेपर से, क्योंकि क्या है आकार थोड़े छोटे होते हैं इसके, तो फिल्टर पेपर से निकल जाते हैं। लेकिन अब इतने भी छोटे नहीं होते कि फिल्टर पेपर से निकल जाए, पार्चमेंट झिल्ली से निकल जाए। तो पार्चमेंट झिल्ली से तो निकलते हैं, बहुत स्लोली निकलते हैं, लेकिन फिल्टर पेपर से बहुत इजीली पास हो जाते हैं। पार्चमेंट झिल्ली जिसको हम जंतु झिल्ली बोलते हैं उससे धीरे धीरे निकलते हैं। कणों पर कैसा आवेश होता है? धनावेश या ऋणावेश होता है। इसका बताऊंगा क्या काम होता है। इनके पार्टिकल्स पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम पूरे कोलाइडी विलयन का चार्ज देखेंगे तो वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं इस परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम के अकॉर्डिंग हमने कोलोइडल सॉल्यूशन को, कोलोइडल सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम क्या होगा, और कोलाइडी तंत्र का नाम क्या होगा, और एग्जांपल्स क्या होंगे, इसके अकॉर्डिंग हमने कोलाइडी सिस्टम को बांटा है। यदि गैस द्रव में घुला हो, यदि गैस द्रव में घुला हो तो क्या बनता है? झाग बनता है। जैसे साबुन का झाग, साबुन के झाग में क्या होता है? गैस द्रव में घुला हुआ रहता है। पानी में घुला हुआ था तभी बुलबुले से बनते हैं, है ना, तो साबुन का झाग हो गया। यदि गैस ठोस में घुला हो तो ठोस झाग बनेगा। कैसा बनेगा? गैस को हमने ठोस में डाल दिया तो ठोस झाग बनेगा। जैसे तुमने देखा होगा हल्का वाला ईंट आता है, झामा पत्थर, उसमें क्या होता है? सॉलिड उसके अंदर में गैस भरा हो, जैसे उसका वेट हल्का हो जाता है, ठीक है। द्रव गैस में घुला हो तो द्रव एरासोल बन जाएगा। हमने क्या किया? द्रव को गैस में घोल दिया, द्रव को गैस में घोल दिया। जैसे बादल, बादल में जो पानी होता है वो गैस में, हवा में घुला हुआ रहता है। या फिर कोहरा हो गया, है ना, जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें घुला हुआ रहता है। अब आता है द्रव, द्रव द्रव में घुला हो, जैसे इसको बोलते हैं पायस, इमल्सन। एक टॉपिक आएगा पायस, पूरा डिटेल में लेंगे इसको, पायस को, ठीक है। इमल्सन, इमल्सन में द्रव द्रव में घुला रहता है। जैसे दूध, दूध में दो जो लिक्विड स्टेट है एक साथ घुले हुए रहते हैं। फिर द्रव यदि गैस में घुला हो, द्रव गैस में घुला हो, द्रव ठोस में घुला हो। ठोस में जब हम द्रव घोल देते तो जेली लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जेली बनता है, जेल बनता है। एग्जांपल जेली हो गया, मक्खन हो गया, ठीक है। अब आता है ठोस, गैस में घुला होगा। जब ठोस को हम क्या करेंगे? गैस में घोल देंगे तो एरासोल बनेगा। क्या बनेगा? एरासोल बनेगा। जैसे धुआं है, धुआं एक एरासोल का फॉर्म है, ठीक है। ठोस द्रव में घुला होगा तो सॉल बनेगा, ठीक। जैसे स्याही हो गया, स्याही में क्या होता है? सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होता है। अब आते हैं ठोस, ठोस में घुला हो तो ठोस सॉल बनेगा। जैसे रंगीन कांच, रंगीन कांच में क्या होता है? दो सॉलिड को आपस में मिला के तब कलर्ड जो ग्लास बनते हैं वो बनता है,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कोलाइडों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हम परिक्षेपण माध्यम के प्रति व्यवहार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स द डिस्पर्जन मीडियम, कि जो परिक्षेपण माध्यम है जिसमें घुल रहे हैं उसके प्रति व्यवहार कैसा है, इजीली घुल रहे हैं या नहीं घुल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कोलाइड को दो भागों में बांटेंगे। कोलाइड को द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड, लायोफिलिक और लायोफोबिक। फिलिक मतलब लविंग होता है, फिलिक मतलब लविंग होता है, जो द्रव को प्यार करे, इजीली घुल जाए उसमें, और फोबिक मतलब विरोधी, है ना, जो नफरत करे, घुलने में टाइम लगता है। ठीक है, अब देखते हैं द्रव स्नेही कोलाइड क्या होते हैं। तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही इजीली से कोलाइडिक विलयन बनाते हैं। Those substance which easily forms the colloidal solution by dissolving in dispersion medium। ऐसे पदार्थ जो परिक्षेपण माध्यम के संपर्क में आते ही सुगमता से कोलोइडिक विलयन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, द्रव स्नेही। स्नेही है तो इजीली घुल जाएगा, और इजीली घुल रहा है तो कैसे कोलाइड कहलाएंगे, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल बोलूं तो गोंद को पानी में घोलेंगे, इजीली डिजॉल्व हो जाता है, उसके ऊपर की जो लेयर होती है। गोंद हो गया, स्टार्च हो गया, है ना, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया, तो ये द्रव के संपर्क में आते ही इजीली क्या बना देते हैं, कोलाइडिक विलयन बना देते हैं, जिसको द्रव स्नेही कोलाइड बोलते हैं। ठीक है, अब पॉइंट है कि जब परिक्षेपण माध्यम जल हो, यदि पानी है परिक्षेपण माध्यम, तो कोलाइडिक विलयन कैसा होगा। ठीक है, तो ऐसे कोलाइड को जब डिस्पर्जन मीडियम वाटर हो तो ऐसे कोलाइड को क्या बोलते हैं हम, जल स्नेही कोलाइड बोलते हैं, क्योंकि पानी में घुल रहा है तो कौन किसको लव कर रहा है, पानी को, वाटर को, तो हाइड्रोफिलिक कोलाइड बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। तो दोज कोलाइड्स व्हिच इजीली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स। अब दूसरा देखते हैं द्रव विरोधी कोलाइड। वो क्या था बच्चे, इजीली कोलाइडिक विलयन बना रहा था घुल के, है ना, ये इजीली नहीं बनाएगा। वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही सुगमता से परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त होकर कोलाइडिक विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाता है। Those substances which do not mix the colloidal solution या forms the colloidal solution by dispersing in dispersion medium। समझ में आ गया। एग्जांपल जितने भी मेटल्स होते हैं ना, धातु, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है, ये कोलाइडिक विलयन इजीली नहीं बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, द्रव विरोधी कोलाइड, है ना। या धातु हाइड्रोक्साइड जैसे FeOH का होल साइड या होल ट्वाइस, फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। अब आते हैं इसमें क्या हमने बोला था, यदि परिक्षेपण माध्यम वाटर हो, इसमें भी यदि वाटर होगा तो अब क्या होगा, अब वाटर से दूर भागेगा वो, अब वाटर से दूर भागेगा तो हाइड्रोफोबिक कोलाइड बोलेंगे, जल विरोधी कोलाइड बोलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, द्रव स्नेही लिपोफिलिक बोलते हैं हम, ठीक है, लायोफिलिक बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइड को। ऐसे कोलाइड वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते के साथ ही सुगमता से कोलाइडिक विलयन बनाते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, और लायोफोबिक मतलब द्रव विरोधी कोलाइड। ऐसे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते के साथ ही सुगमता से कोलाइडिक विलयन ना बनाए, द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। फिर हमने जल स्नेही और जल विरोधी पढ़ा था, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कोलाइड पढ़ा था, जो कि जल के संपर्क में आते के साथ ही सुगमता से बनाते हैं, उसको जल स्नेही बोलते हैं, और जो नहीं बनाते उसे जल विरागी या जल विरोधी बोलते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में डिफरेंस क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है। तो हमने एक तरफ लक्षण लिया है, कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर्स है जिससे हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक तरफ द्रव स्नेही और दूसरी तरफ द्रव विरोधी। ठीक है, सबसे पहले दृश्यता, विजिबिलिटी, किसकी दृश्यता, तो द्रव स्नेही कोलाइड की दृश्यता, जो पदार्थ है उसकी दृश्यता। तो उसमें जो द्रव स्नेही कोलाइड के जो कण होते हैं उनको हम, ये बहुत ही छोटे होते हैं, तो इनके कणों को हम सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इनके कणों को सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता है, इसके कणों को देख सकते हैं लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। फिर आते हैं कणों की प्रकृति, जो पार्टिकल्स, इनका नेचर कैसा है, तो इनके पार्टिकल्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं। ठीक है, उसके बावजूद भी ये माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं, इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये संघनन कर लेते हैं, मतलब आपस में मिल जाते हैं और बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, तो बड़े पार्टिकल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। श्यानता, विस्कोसिटी, तो श्यानता परिक्षेपण माध्यम से देखो, जिसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं ना, उससे अधिक होगा। जाहिर सी बात है कि कोलाइड, जो कोलाइड है वो किसका काम करेगा, परिक्षिप्त प्रावस्था का काम करेगा, है ना, डिस्पर्स फेज का काम करेगा। तो इस पदार्थ से जो कोलाइडिक विलयन बनेगा उसमें
डिस्पर्स फेज का मतलब जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसका श्यानता क्या होगा, इससे अधिक होगा, जिसमें घुल रहे हैं उससे अधिक होगा। तो श्यानता किसका होता है, द्रव स्नेही क्लोराइड का ज्यादा होता है। यहाँ पे लगभग दोनों का जो विस्कोसिटी होती है वो लगभग बराबर बराबर के करीब होती है। सरफेस टेंशन परिक्षेपण माध्यम से कम होगा, जब श्यानता ज्यादा होगा तो सरफेस टेंशन अपने आप ही कम हो जाते हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम होगा, सरफेस टेंशन कम होगा, और इसमें सरफेस टेंशन श्यानता बराबर है तो सरफेस टेंशन भी अप्रॉक्स बराबर होगा। ठीक है कि नहीं है। अब आता है स्टेबिलिटी, स्थायी कौन सा है, स्टेबल कौन सा है, तो द्रव स्नेही क्लोराइड जो होता है ये स्टेबल होता है, स्थायी होता है, और ये वाला जो होता है कम स्थायी होता है, लेकिन बहुत कम स्थायी, लेस स्टेबल होता है। अब आता है जल निर्माण, हम किसका जल बना सकते हैं, है ना, जल निर्माण किसका होता है, तो हम द्रव स्नेही, देखो द्रव स्नेही है मतलब पानी में डालते खाते घुल जाएगा, कौन सा चीज स्थायी होगा, जो इजीली घुल जाएगा वो ज्यादा स्थायी होगा, या फिर जिसको हमें फोर्स लगाना पड़ेगा घुलने के लिए वो स्थायी होगा। तो अल्टीमेटली सी बात है, जो इजीली चीज घुल जाता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये स्टेबल है, ये वाला कम स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसे घुलने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है कि नहीं है। अब आते हैं जेल फॉर्मेशन, तो इजीली घुल जाए तो हम इजीली जेल भी बना सकते हैं, तो जेल फॉर्मेशन पॉसिबल है, यहाँ पे असंभव है, पॉसिबल नहीं, क्योंकि पानी में घुलता नहीं तो जेल क्या बनाओगे तुम। ठीक है, अब आता है क्या, कणों पर आवेश चार्ज कैसा होता है, तो इस पर शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, कभी कभी स्लाइटली चार्ज होता है, हल्का सा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जनरली देखा गया है जो द्रव स्नेही क्लोराइड है इस पे शून्य आवेश होता है, लेकिन इस पे या तो प्लस का चार्ज होगा या तो माइनस का चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो सकता है। एग्जांपल बोलूंगा तो जिलेटिन हो गया, गोंद हो गया, स्टार्च, इनको तुम जैसे किसी सॉल्वेंट में घोलोगे या फिर डिस्पर्सन मीडियम में घोलोगे तो इजीली घुल जाएगा। ठीक है, स्टार्च को, जिलेटिन को या फिर गोंद को तो इजीली घुल जाते हैं और सॉल बनाते हैं। ठीक है, सॉल मतलब कोलाइडी विलियन बनाता है, और ये धातु हो गया, धातु हाइड्रोक्साइड हो गया, ये थोड़ा टाइम लगते हैं घुलने में, डिस्पर्सन मीडियम में घुलने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं पेप्टिकरण, पेप्टाइजेशन। क्या होता है पेप्टाइजेशन, कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अवक्षेपों को कोलाइडी विलियन में बदलते हैं, अवक्षेपों को कोलाइडी विलियन में बदलते हैं। इट इज द मेथड बाय विच प्रेसिपिटेट कन्वर्टेड इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन। कैसे बदलते हैं, तो अवक्षेप में विद्युत अपघट्य को डालकर, जब हम किसी भी अवक्षेप में, है ना, अवक्षेप बोले तो प्रेसिपिटेट में विद्युत अपघट्य डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वो कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाता है, इससे कोलाइडी विलियन बनता है। ठीक है, जिस विद्युत अपघट्य को हम अवक्षेप में डालते हैं उस विद्युत अपघट्य को हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं, पेप्टिकारक कहते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है अवक्षेप को, प्रेसिपिटेट को कोलाइडी विलियन में बदलने का जो प्रक्रिया होता है इसको बोलते हैं पेप्टिकरण। तो वह क्रिया जिसके द्वारा अवक्षेप को कोलाइडी विलियन में परिवर्तित किया जाता है पेप्टिकरण कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच precipitate converted into colloidal solution are called peptidation, and the electrolytes which is used in peptidation is called peptidizing agent। वे विद्युत अपघट्य जिसका पेप्टिकरण में उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है, पेप्टिकारक कहलाता है। उदाहरण अगर मैं देखूं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमारे पास प्रेसिपिटेट है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, इसमें जैसे हमने फेरिक क्लोराइड डाला, यहाँ पे देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेप है, प्रेसिपिटेट है, इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं। फेरिक क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, फेरिक क्लोराइड ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है। ठीक है, तो जैसे हम इसमें प्रेसिपिटेट में विद्युत अपघट्य डाल रहे हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का गहरे लाल रंग का कोलाइडी विलियन बन जाता है, डार्क रेड कलर का कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। ये जो प्रोसेस कहला है, ये प्रोसेस क्या कर रहा है, पेप्टाइजेशन कर रहा है। यही तो हो रहा है कि हमने प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट डाला, जैसे इलेक्ट्रोलाइट डाला तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है कोलाइडी विलियन में बदल गया, गहरे रेड कलर के कोलाइडी विलियन इसने बना लिया। अब हमने कोलाइडी विलियन तो बना लिया, अब इसमें हो सकता है इंप्योरिटीज हो, इलेक्ट्रोलाइट्स क्योंकि हमने डाला है, इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, आयन से बने होते हैं, हो सकता है उन आयनों की अशुद्धि हो। ठीक है, तो कोलाइडी विलियनों का शोधन, अब हम इसे प्यूरिफिकेशन करेंगे, है ना, कोलाइडी विलियनों का शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इसके लिए मेथड्स हैं। ठीक है, मेजरली दो मेथड है, अपोहन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, पहले हम अपोहन को देखते हैं, अपोहन क्या होता है। अपोहन जनरली होता है कि डायलिसिस बोलते हैं, तुमने सुना होगा कि हम जाते हैं ब्लड का डायलिसिस कराने के लिए, जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो हम जाते हैं डायलिसिस कराने के लिए, है ना, डायलिसिस कराने जाते हैं। होता क्या, हमारा जो ब्लड है, हमारा ब्लड एक कोलाइडी विलियन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है।
ठीक है। अब जब किडनी का मेजर फंक्शन क्या है, फिल्ट्रेशन करना, किडनी का मेजर काम क्या है, उसमें जो इंप्योरिटीज हैं उस इंप्योरिटीज को छान के बाहर निकालना, है ना, किडनी का मेजर फंक्शन यही है। तो जब किसी का किडनी फेल हो जाता है, मतलब किडनी ने छानने का काम बंद कर दिया है, जो खून हमारा कोलाइडी विलियन है इसको प्यूरिफिकेशन तो करना पड़ेगा, जिसको प्यूरिफाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, डायलिसिस टेक्निक यूज करते हैं। अब होता क्या इस टेक्निक में, हम क्या अगर डिफाइन करना चाहो अपवाहन क्या होता है, तो इट इज द मेथड by which colloidal particles है colloidal solution separate from true solution। कोलाइडी विलियन को हम वास्तविक विलियन से अलग कर देते हैं। वास्तविक विलियन मतलब जिसमें कणों का आकार बहुत छोटा हो और वो घुले हुए, और कोलाइडी विलियन में कणों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। हमें कोलोइडल पार्टिकल्स के कोलाइडी विलियन को ट्रू सॉल्यूशन से सेपरेट करना है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, चलो इस प्रोसेस में, इस विधि में क्या होता है, हमारे पास एक पार्चमेंट झिल्ली होती है, एक थैली होती है, ठीक है, अपोहक बोलते हैं हम इसको। पार्चमेंट झिल्ली से बनी हुई एक थैली होती है, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें कोलाइडी विलियन भर दिया, हमने इसमें कोलाइडी विलियन भर दिया। अब कोलाइडी विलियन में इंप्योरिटीज भी हैं, कुछ प्लस चार्जेस हैं, कुछ माइनस चार्जेस हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स भी है ना। हमने एक क्या किया, हमने एक पार्चमेंट झिल्ली की थैली लिया, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अपोहक बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, अपोहक कह रहे हैं, अपोहक। डायलाइजर बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया, इसमें हमने कोलाइडी विलियन भरा, ठीक है, फिर इसको हमने क्लोज किया, फिर हमने इसको एक बहते हुए जल के पात्र में, हमने एक पात्र बनाया, ठीक है, बहते हुए जल के पात्र में हमने इसको रख दिया। हम यहां से इसमें वाटर प्रोड्यूस करा रहे हैं, नीचे से इसलिए डाल रहे हैं कि वाटर पूरा भर के चले। समझ में आ गया नहीं आ गया। कुछ समय तक जब हम रखते हैं, यहां से जल डाल रहे हैं, इधर से वाटर रिमूव हो रहा है, इधर से वाटर रिमूव हो रहे हैं, तो क्या होता है देखो, हमने क्या किया इस मेथड में, हमने एक पार्चमेंट झिल्ली से बनी हुई थैली ले ली, जिसको हमने क्या बोला, अपोहक, अपोहक कहा। इसके अंदर हमने कोलाइडी विलियन भर लिया। कोलाइडी विलियन ये क्या है, सॉल पार्टिकल। सॉल पार्टिकल मतलब कोलाइडी, कोलाइडी कण बोल सकते हो तुम, सॉल, सॉल कण बोल सकते हो या सॉल बोल सकते हो। ये धनावेश है, ये है अणु, जिसे हमको बाहर निकालना है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को भी हमें क्या करना है, बाहर निकालना है। जब हम इसको रखते हैं, अब ये क्या पोरस है, इसमें भाई जाहिर सी बात है ये जैविक झिल्ली है, पार्चमेंट झिल्ली है, तो पार्चमेंट झिल्ली में जगह जगह क्या हो सकता है, छिद्र होगा, है ना, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इसको हम बहते हुए जल में, आसुत जल में रखते हैं, डिस्टिल्ड वाटर में रखते हैं, तो इसके अंदर जो आयंस हैं, ये प्लस आयंस हैं, कुछ समय बाद ये प्लस माइनस आयंस बाहर निकल जाते हैं, और जो स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स हैं, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, वो भी क्या हो गया, बाहर निकल गया। और इस तरह से इसके अंदर जो इंप्योरिटीज हैं वो बाहर निकल पाते हैं। लेकिन ये सॉल पार्टिकल्स बड़ा है, ये तो सॉल पार्टिकल्स, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये बाहर नहीं निकल पाता है। समझ में आ गया। इस तरह से प्यूरिफाइड हो जाता है। तो हर एक 7 दिन में उनको प्यूरिफाई कराना पड़ता है, जिनका ब्लड, जिनका किडनी फेल होता है। समझ में आ गया नहीं आ गया। एक बार दोबारा देखते हैं अपवहन क्या होता है। अपवहन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम कोलोइडल सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन से सेपरेट करते हैं, कोलाइडी विलियन को वास्तविक विलियन से अलग करते हैं। विधि में क्या करते हैं, हम एक पार्चमेंट झिल्ली से बनी हुई थैली लेते हैं, उस थैली को क्या बोलते हैं, अपवहक कहते हैं, डायलेसर बोलते हैं। इसमें हमने कोलाइडी विलियन डाला, कोलाइडी विलियन डाला, और फिर इस थैली को हमने बहते हुए जल के भरे पात्र में हमने लटका दिया। कुछ समय बाद होता क्या है कि जो इसके अंदर इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज क्या हो सकती हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं, प्लस माइनस आयंस हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डाला है। कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, है कि नहीं है। उन मॉलिक्यूल्स को हमको बाहर निकालना है। हम क्या करेंगे, बहते हुए आसुत जल में डालेंगे, फ्री फ्लोइंग डिस्टिल्ड वाटर में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स होंगे ये रिमूव हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और हमारे पास जो कोलाइडी विलियन रहेगा ये प्योर रहेगा। समझ में आ गया। तो ये पहला मेथड था प्यूरिफिकेशन का। लेकिन ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही स्लोली होता है, बहुत धीमी गति से होता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम इस मेथड को यूज करें। तो हम क्या करते हैं, कोलाइडी विलियन की गति को बढ़ाने के लिए, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलियन की गति को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपवहन की क्रिया को हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं। हाई टेम्परेचर नहीं कर सकते तुम, 60 to 65 टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है। For increasing the rate of dialysis, the temperature of colloidal solution increase. हम क्या करते हैं, इसका ताप बढ़ा देते हैं। अगर मैं इसी का ताप 60 से 65 डिग्री कर दूं, 60 से 65 डिग्री कर दूं, इसे कहते हैं गर्म अपवहन, हॉट डायलिसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, हॉट डायलिसिस। लेकिन इससे भी जो प्रोसेस होता है ये बहुत धीमी गति से होती है। तो अभी मैंने बताया क्या गर्म अपवहन क्या होता है, आइए बताएं गर्म अपवहन क्या होता है। गर्म अपवहन, हॉट डायलिसिस, हॉट डायलिसिस बोलते हैं हम इसको। हॉट डायलिसिस मींस
क्या है, अपवहन की दर को बढ़ाने के लिए हम कोलाइटिव विलयन के ताप को कितना 60 से 65 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, 60 से 65 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, जिसे कहते हैं गर्म अपवहन। ठीक है, लेकिन यहां से भी ज्यादा रेट इंक्रीज नहीं होता है। यदि मुझे रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज करना है तो एक तीसरी टेक्निक है जिसको बोलते हैं विद्युत अपवहन। विद्युत अपवहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अब देखो क्या होता है, सेम वही सब कुछ होता है। हम एक पार्ट में झिल्ली लेते हैं, उसमें हमने कोलाइटिव विलयन भर दिया, कोलाइटिव विलयन भरेंगे तो उसमें सॉल होगा, सॉल पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, प्लस माइनस आयन होगा, ये इम्प्योरिटीज बोल रहे हैं हम इसको। ठीक है, इसे भी हम बहते हुए जल से भरे पात्र में रखते हैं, बहते हुए जल से भरे पात्र में रखते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं, हम इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, तो प्लस माइनस रॉड लगाकर, एनोड और कैथोड लगाकर। हमने क्या कर दिया, एक कैथोड लगा दिया और एक क्या कर दिया, एनोड लगा दिया, एक कैथोड लगा दिया, एक एनोड लगा दिया। तो देखो इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें जो नेगेटिव आयंस होंगे, ये किधर अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना, और जो पॉजिटिव आयंस होंगे वो इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बताओ रेट ऑफ जो डायलिसिस है इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। जो आयंस पहले धीरे से बाहर निकल रहे थे, अब तेज गति से बाहर निकलने लगेगा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपवहन। कैसे डिफाइन करोगे, अपवहन की दर को बढ़ाने के लिए अपवहन की क्रिया को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में संपन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत अपवहन कहते हैं। For increasing the rate of dialysis, the dialysis process takes place in the presence of electric field, and this phenomena is called electrodialysis कहते हैं। ठीक है, ये अच्छा मेथड है, जनरली इसी मेथड का यूज किया जाता है। समझ में आया। तो ये हमने तीन मेजरली पढ़ा। फर्स्ट वाला मेथड पढ़ा, ये सारे अपवहन के टाइप्स बोल सकते हो तुम, अपवहन का। लेकिन हमारे पास दूसरा मेथड भी है प्यूरिफाई करने का, जिसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सेकंड मेथड है जिसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब सूक्ष्म फिल्ट्रेशन बोलते हैं हम, अल्ट्रा अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। जरा देखो, नॉर्मल फिल्टर पेपर जो होता है, नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो पोर्स का साइज होता है वो 0.003 से लेके 0.004 के अप्रॉक्स होता है कि नहीं है, इतना कम साइज ये साइज होता है। तो इससे क्या होता है, कोलाइडी पार्टिकल्स बाहर निकल जाते हैं। हमको एक ऐसा मेथड यूज करना है जिसमें कोलाइडी पार्टिकल्स बाहर नहीं निकले, बाकी सारी चीजें बाहर निकल जाए। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो कोलाइडी कण बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर होता है, जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है ना, उसमें पोर्स के साइज क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते, बाकी अदर मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं, कोलाइडी कण ऊपर बचे रह जाते हैं। समझ में आ गया। तो इसीलिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं। समझ में आ गया, कोलाइडी पार्टिकल्स को हमको बचाना है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमने अल्ट्रा फिल्टर पेपर का यूज किया कोलाइडी पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए। जनरली यूज कौन सा होता है, तो ये इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज होता है डेली लाइफ में करेंगे तो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।